रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। लखनऊ में बनेगा दूसरा सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर। लखनऊ से बड़ी खबर। लखनऊ में बनेगा दूसरा कन्वेंशन सेंटर। 8,000 लोगों के बैठने की होगी क्षमता। निर्माण पर आएगा 500 करोड़ का खर्च। 300 कमरों का 5 स्टार होटल भी होगा। आवास विकास परिषद अवध बिहार योजना के तहत होगा निर्माण। अभी मुंबई में निर्माणाधीन है देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर। राजस्व निरीक्षकों की जाएगी पदोन्नति। लखनऊ से बड़ी खबर है ये। जल्द ही राजस्व निरीक्षक बनाए जाएंगे नायाब तहसीलदार। राजस्व परिषद की ओर से होगा ऐलान। करीब 76 राजस्व चयन वर्ष 2022-2023 के लिए राजस्व निरीक्षकों की पदोन्नति। राजस्व निरीक्षकों की मूल चरित्र पंजिका भेजी जाएगी। 29 अगस्त तक विशेष वाहन के जरिए भेजने का निर्देश। प्रदेश में 5 होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों पर की जाएगी कार्रवाई। अयोध्या ललितपुर में होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। निदेशालय से वीडियो कॉल के जरिए की जा रही अस्पतालों की मॉनिटरिंग। जांच के दौरान चिकित्सक अस्पतालों से गायब। चिकित्सकों पर लापरवाही और रिश्वत मांगने के आरोप। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव मौजूद हैं। गौरव, चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन ने कमर कसी है। प्रदेश के 5 होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों पर की जाएगी कार्रवाई। क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, योगी सरकार का दूसरा कार्यकाल बहुत सक्रिय है और लगातार योगी सरकार में जो कार्रवाई है उसका सिलसिला जारी है। और कहीं पर भी अगर कोई अधिकारी चिकित्सा मामले में या किसी भी मामले में, सरकारी मामले में अगर कोई लापरवाही बरतता है, रिश्वत मांगता है, तो वहां पर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है। और लगातार दूसरे कार्यकाल में योगी सरकार के अब तक चला आ रहा है। इसी के चलते यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो निदेशालय है, चिकित्सा निदेशालय है, वहां से लगातार जो अस्पताल है उनकी मॉनिटरिंग की जा रही थी। और मॉनिटरिंग के दौरान तमाम चिकित्सक ऐसे रहे जो कि अस्पतालों से गायब रहे। इन चिकित्सकों पर लापरवाही और रिश्वत मांगने का आरोप भी पाया गया। इसके चलते लगभग मिर्जापुर बरेली मंडल के 5 चिकित्सा अधिकारी जो कि होम्योपैथिक विभाग के हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और निश्चित रूप से इस तरह की कार्रवाई आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। गौरव, इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। इस खबर आगे नेक्स्ट हमारी अगली खबर पर भी जुड़ा रहिएगा। भारत सरकार ने सहकारी संस्थाओं को टैक्स में दी राहत। सहकारी बैंक पर अब 75 लाख तक देंगे कर्ज। आवासीय ऋण की सीमा 30 से बढ़कर 75 लाख हुई। सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने दी जानकारी। भारत सरकार ने सहकारी संस्थाओं को टैक्स में दी राहत। सहकारी बैंक में अब 75 लाख तक देंगे कर्ज। आवासीय ऋण की सीमा 30 से बढ़कर 75 लाख हुई। इस खबर पर हमारे साथ गौरव मौजूद हैं। गौरव, सहकारिता मंत्री जेसीबी राठौर ने जानकारी दी है भारत सरकार के सहकारी संस्थाओं को टैक्स में राहत मिलेगी। क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, यहाँ पर राहत मिलनी भी चाहिए। जो कि देख रहे हैं हम लगातार जो प्राइवेट निजी बैंक हैं, इसके अलावा सरकारी बैंक हैं, वो भी लगातार जो उनका कर्ज का सिलसिला है या कर्ज का जो मानक है वो लगभग 50 लाख 1 करोड़ तक भी रहता है, 2 करोड़ भी रहता है। पर चूंकि सहकारी संस्थाएं, इनका भी एक अपने डीपीआर और इनको भी लगातार इस तरह के कर्ज देने चाहिए जिससे कि जो सहकारी संस्थाओं का जो एक कद है वो ऊपर जाना चाहिए। इसके चलते बहुत अच्छा फैसला है। यहाँ पर जो 30 लाख के कर्ज को बढ़ाकर 75 लाख किया गया है और निश्चित रूप से इससे जो सहकारी संस्था है उनको भी लाभ मिलेगा और आने वाले समय में लोग सहकारी बैंकों से जुड़ सकेंगे। जी गौरव, इस खबर पर धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा।
खेल दिवस पर होगी देसी खेलों की प्रतियोगिताएं। लखनऊ से बड़ी खबर है ये। पहली बार होगा गिल्ली डंडा और नींबू रेस। खेल विभाग 26 से 29 अगस्त तक प्रदेश भर में कराएगा प्रतियोगिताएं। पिट्टू, गिल्ली डंडा, बोरी रेस, नींबू दौड़ जैसे पारंपरिक खेल होंगे। हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन, जूडो, एथलेटिक का भी होगा आयोजन। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन दिवस पर मनाया जाएगा खेल दिवस। लखनऊ से बड़ी खबर है ये। खेल दिवस पर होगी देसी खेलों की प्रतियोगिताएं। इस खबर पर हमारे साथ गौरव मौजूद है। गौरव, पहली बार होगा गिल्ली डंडा और नींबू रेस, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, खेल दिवस 29 अगस्त को होता है और इस दिन मेजर ध्यानचंद, जो कि हॉकी के जादूगर माने जाते हैं, उनका जन्म दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। उसके चलते यहाँ पर बड़ा फैसला लिया गया है। हालांकि इसके पहले भी खेलो इंडिया के तहत तमाम तरह के जो खेल है वो आयोजित किए जा रहे हैं। खेल महाकुंभ की बात करें या खेलो इंडिया की बात करें, भारत सरकार लगातार खेलों को आगे बढ़ाने का प्रयास करी, जिससे नई प्रतिभाएं सामने आए। तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो है खेल दिवस पर जो 26 अगस्त से 29 अगस्त तक मनाया जाएगा, तमाम तरह की प्रतियोगिता होंगी। यहाँ पर पारंपरिक खेल भी होंगे, जिसमें हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन, जूडो भी होगा। पर यहाँ पर एक खास बात यह है मनीष कि यहाँ पर जो गिल्ली डंडा है, नींबू दौड़ है, दोरी दौड़ है, इस तरह के जो पारंपरिक हमारे पुराने खेल रहे हैं उनको भी शामिल किया है। और निश्चित रूप से अब ये जो प्रतियोगिता होगी वो देखने वाली होंगी। गौरव, जाहिर सी बात है, ये हमारे बहुत ही पारंपरिक खेल थे, चाहे वो पिट्टू हो, चाहे गिल्ली डंडा हो, बोरी रेस हो, नींबू दौड़ हो। ये एक बहुत ही अच्छा कदम योगी सरकार की तरफ से उठाया गया है। जी बिल्कुल मनीष, यहाँ पर बेहतर कदम है, क्योंकि जो पारंपरिक हमारे खेल है, अगर हॉकी की बात करें, फुटबॉल की बात करें, बैडमिंटन की बात करें, पर अगर जो हमारे पौराणिक खेल की बात करें, पुराने खेल हैं जिनको यानी लोग जो गांव देहात की बात करें, क्योंकि रूरल भारत है जहाँ पर 60% आबादी निवास करती है, वहाँ पर जो है खेलों की बात करें, गुल्ली डंडा, नींबू दौड़ और डोरी दौड़, इस तरह की जो है बोरी रेस होती थी। निश्चित रूप से यानी इस खेल दिवस के कार्यक्रम में खेलों को शामिल करने से जो एक संदेश है वो भी साफ साफ स्पष्ट जाएगा। और निश्चित रूप से जो खेलो इंडिया योजना की बात करें या खेल महाकुंभ की बात करें, भारत सरकार की बात करें या उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें, लगातार खेलों को बढ़ावा देने का यहाँ पर काम किया जा रहा है। जी गौरव, इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। जिला आपूर्ति अधिकारियों को मिलेंगे निर्देश। अब इस योजना में कार्ड धारकों को राशन का देना होगा पैसा। प्रदेश में महीने में 2 बार मुफ्त राशन बढ़ रहा था। इस योजना में प्रदेश सरकार ने पुरानी व्यवस्था बहाल कर दी है। जुलाई महीने में राशन 31 अगस्त के बीच बांटा जाएगा। 25 अगस्त से 31 अगस्त के बीच बांटा जाएगा राशन। इस खबर पे हमारे संवाददाता लखनऊ से विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, प्रदेश में अब 2 बार मुफ्त राशन बांटा जाएगा, एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत और दूसरा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत, और इसमें गेहूं 2 रुपए और चावल 3 रुपए प्रति किलो के हिसाब से दिया जाएगा। क्या जानकारी है आपके पास इसको लेकर? जी मनीष, आपको बता दें कि मुफ्त राशन के लाभार्थियों के लिए कहीं ना कहीं ये खबर उनके लिए खेत होने वाली है, क्योंकि उन्हें देखा जाए तो लॉकडाउन के बाद से उन्हें मुफ्त राशन का लाभ सरकार की तरफ से दिया जा रहा था। अब प्रदेश में देखा जाए तो माह में 2 बार मुफ्त राशन बंट रहा था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रदेश सरकार द्वारा नियमित राशन वितरण से तो दूसरा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन दिए जा रहे थे। अब ये योजना कार्ड धारकों को राशन पे पैसा देना होगा, जैसा कि पिछली व्यवस्था चलती आई है। इस योजना में प्रदेश सरकार ने पुरानी व्यवस्थाओं को लागू कर दी है। वहीं अगर जुलाई माह के राशन से जुलाई के माह के राशन 25 अगस्त से 31 अगस्त तक बांटे जाने की खबरें हैं। इसके लिए कार्ड धारकों को गेहूं के लिए 2 रुपए भुगतान करना होगा, वहीं चावल के लिए 3 रुपए की दर से भुगतान करना होगा। वहीं आपको बताएं कि जिला आपूर्ति विभाग की तरफ से इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। खाद्य एवं रसद विभाग के अपर आयुक्त अनिल दुबे ने बताया कि योजना में जो नोडल अफसरों को द्वारा मिल रहे थे, इसमें नमक 1 रुपए किलो, चना और रिफाइन आदि मुफ्त
दिए जा रहे थे, लेकिन अब राशन का पैसा देना होगा। जी मनीष। जी विभांशु, इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद, बने रहिएगा हमारे साथ। सीवर सफाई में मरने वालों के आश्रितों को जल्द मिलेगी मदद, लखनऊ से बड़ी खबर है ये। 7 जिलों के बीते 10 साल के मामले होंगे शामिल। सात जिलों के 30 मृतकों को अभी तक नहीं मिली सहायता। डीएम को पत्र भेजकर मांगी गई आश्रितों की जानकारी। सीवर सफाई के दौरान मरने वालों को 10 लाख का मुआवजा की व्यवस्था। लखनऊ से बड़ी खबर है, सीवर सफाई में मरने वालों के आश्रितों को जल्द मिलेगी मदद। 7 जिलों के बीते 10 साल के मामले होंगे शामिल इसमें। 7 जिलों के 30 मृतकों को अभी तक नहीं मिली कोई सहायता। डीएम को पत्र भेजकर मांगी गई आश्रितों की जानकारी। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता विभांशु जुड़े। विभांशु, सीवर सफाई के दौरान मरने वालों को 10 लाख का मुआवजा देने की व्यवस्था की बात कही गई है, क्या जानकारी है आपके पास इसको लेकर? जी मनीष जी, आपको बता दें कि सफाई कर्मियों के लिए एक बेहद खुशी का पल है, क्योंकि अगर देखें तो आए दिन सीवर में जो सेफ्टी टैंक होते हैं, साथ ही साथ सीवर में घुस के सफाई के दौरान जो तमाम देखा गया है कि जो सफाई कर्मी हैं उनकी मृत्यु की खबर आई है अनेक जिलों से। उसको लेकर मुख्यमंत्री ने संज्ञान में लिया है और लखनऊ समेत 7 जिलों को रिपोर्ट को तलब किया है, जिसमें आपको बताएं कि अगर 7 जिलों की बात करें तो लखनऊ, मेरठ, हाथरस, मथुरा, कानपुर, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर शामिल हैं। इस जिलों में से इन 7 जिलों से 30 मृतकों को नाम चयन किया गया है और इन्हें मृतक आश्रित को अब सहायता मिलने जा रही है और प्रदेश सरकार उन्हें 10 लाख रुपए मुआवजा देने की व्यवस्था भी कर रही है। वहीं आपको बताएं कि स्थानीय निकाय निदेशक से सभी संबंधित जिलों के डीएमओ को पत्र लिखकर आश्रित जो है उनकी पूरा ब्यौरा मांगा है, उनके डिटेल्स मांगे हैं और जल्द ही उन्हें मुख्यमंत्री की तरफ से 10 लाख रुपए की राहत मुआवजा देने की बात भी कही गई है। अब देखने वाली बात ये होगी मनीष की आए दिन आप देखते हैं कि सीवर में ये सफाई कर्मी घुसते हैं और ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है, तो सरकार को मुआवजा के साथ साथ उन्हें सेफ्टी किट भी देने की जरूरत है जिससे ये हादसा ना हो सके। जी विवांशु, इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद, बने रहिएगा हमारे साथ। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी से दिया इस्तीफा। ये एक बड़ी खबर है, कई दिनों से नाराज चल रहे थे गुलाम नबी आजाद। कांग्रेस के सभी पदों से गुलाम नबी आजाद का इस्तीफा, ये एक बड़ी खबर है। कांग्रेस के लिए एक क्षति भी कही जा सकती है इसको, क्योंकि बहुत पुराने नेता रहे हैं। कुछ दिन पहले प्रचार समिति से इस्तीफा दिया था। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी से दिया इस्तीफा। कई दिनों से नाराज चल रहे थे गुलाम नबी आजाद। कांग्रेस पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेताओं में गिनती है। कांग्रेस के सभी पदों से गुलाम नबी आजाद का इस्तीफा, एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी से बड़े नेताओं का इस्तीफा हो रहा है। ये बहुत ही चिंता का विषय है कांग्रेस पार्टी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता विभांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। काफी लंबे समय से वो नाराज भी दिख रहे थे इससे, और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने भी कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया है। जी मनीष जी, आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने आज कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है और कांग्रेस की सभी पदों से उन्होंने इस्तीफा दिया है। उन्होंने कांग्रेस की अंतिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र भेजकर 3 पत्रों का इस्तीफा भेजा है और उन्होंने लिखा है, दुर्भाग्य से पार्टी में जब राहुल गांधी की एंट्री हुई जनवरी 2013 तब से पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया गया, तब से पार्टी के सलाहकार तंत्र पूरी तरह से तबाह हो गया है। इसकी दलील देते हुए उन्होंने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दिया है। आज वहीं अगर बात करें पत्र के माध्यम से, तो पत्र में उन्होंने यूं ही नहीं रुके हैं और कांग्रेस की एंड में राहुल गांधी की एंट्री के बाद सभी सीनियर और अनुभवी नेता को साइडलाइन कर दिया गया और गैर अनुभवी चापलूस लोगों को नया ग्रुप बनाकर खड़ा हो गया और पार्टी को चलाने लगे। इसका दलील देते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दिया है।
वहीं आपको बताएं कि 2 घंटे में कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष पद भी छोड़ दिया था। वहीं अगर बात करें तो 73 साल के आजाद अपनी सियासत के आखिरी पड़ाव पे कांग्रेस को संभालना चाह रहे थे, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें समझाने के बजाय 47 साल के बिकर रसूल वानी को ये जिम्मेदारी दी है कि वानी गुलाम नबी आजाद के बेहतर करीब हैं और बेनियाल से विधायक रह चुके हैं और आजाद का यह फैसला पसंद नहीं आया है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस आजाद जो गुलाम नबी आजाद है उनके करीबी नेताओं को तोड़ रहा है, साथ साथ इससे आजाद खफा है और उनको मनाने के लिए हाईकमान भी लगी हुई है। देखने वाली बात ये होगी कि क्या गुलाम नबी आजाद अपने इस्तीफे पे अड़े रहते हैं। जी विभांशु, क्या वजह है कि कांग्रेस पार्टी में पिछले कुछ सालों में वरिष्ठ नेताओं ने काफी अपने इस्तीफे दिए हैं, क्या कारण है इसका कि ये इस्तीफों की छड़ी क्यों लगी हुई है? जी मनीष, आपको बताया कि अगर 3 पन्नों के पत्र को देखें तो उन्होंने साफ तौर पे ये आरोप लगाया है कि 2013 में जब कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष बनाकर राहुल गांधी को लाया जाता है तो जो पुराने पार्टी के जो देखे तो तमाम सीढ़ियां थी जो कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर रहे थे उनको दरकिनार करते हुए उन्होंने आरोप लगाया है कि चापलूसों की एंट्री के बाद कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं अलग थलग सा हो गई है। इसको लेकर उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया है। वहीं आपको बताएं कि G23 का भी हिस्सा रहे हैं गुलाम नबी आजाद और आपको बताएं कि 2 साल तक अगर देखें तो यो उनका जो सफर था वो युवा कांग्रेस से शुरू होता है। साथ ही साथ 37 साल तक कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं, इंदिरा के जमाने के नेता रहे हैं और सोनिया गांधी के करीबी नेताओं में से रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो 7 सालों तक राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष का भी जिम्मा संभाल चुके हैं, 3 साल तक जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वहीं अगर देखें तो इंदिरा गांधी, नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री रहे हैं। तो एक बड़ा देखें तो कांग्रेस के लिए एक बेहद बुरी खबर है कि कांग्रेस के जो अगर देखें तो जो स्थापित करना और उसके तमाम जो सत्ता में आने के बाद योगदान गुलाम नबी आजाद कर रहा है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को सबक लेकर और अपनी पार्टी का संगठन को मजबूत करने की जरूरत है, जिससे वो हाल ही में अगर देखें तो 2024 में चुनाव है और कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज नेता, बुजुर्ग नेता, वरिष्ठ नेता लगातार अपने इस्तीफा दे रहे हैं, साथ ही साथ वो पार्टी से नाखुश चल रहे हैं। तो अगर देखें तो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव में कमजोर सी नजर आती है। अभी समय है, अगर कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं को नहीं मनाती है तो 2024 की जो लड़ाई है वो मुश्किल दिखते हुए नजर आ रही है। जी मनीष जी। विभांशु, जाहिर सी बात है कांग्रेस के वरिष्ठ नेतृत्व को इस पे संज्ञान लेना होगा और इस पे आगे चलना पड़ेगा। फिलहाल खबर पे आप बने रहिएगा हमारे साथ। एलडीए वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी ने की बड़ी कार्रवाई, लखनऊ से बड़ी खबर है ये। 3 कंपनियों पर लगाया 25-25 लाख का जुर्माना। मेंटेनेंस कंपनी पर लगाया 5 लाख का जुर्माना। एक जेई निलंबित, एक अधिशासी अभियंता को हटाकर दी चार्जशीट। स्मृति अपार्टमेंट में अवस्थाओं को देखकर एलडीए वीसी बिफरे। इंजीनियरों ने अधूरा काम करने पर भी ठेकेदारों को दिए 60 करोड़। इस खबर पर हमारे संवाददाता विभांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, एलडीए के वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी ने बड़ी कार्रवाई की है, 3 कंपनियों पर लगाया 25-25 लाख का जुर्माना। जी विभांशु। जी मनीष, आपको बता दें कि एलडीए के उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने सृष्टि अपार्टमेंट की बदहाली के मामले में 3 कंपनियों पर 25-25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। मेंटेनेंस का काम करने वाली यह कंपनी 5 लाख रुपए का जुर्माना उन पे लगाया गया है। साथ ही एक जूनियर इंजीनियर को सस्पेंड भी किया गया है। अधिशासी अभियंता के बंसल को चार्जशीट दी गई है। उन्हें योजना में काम से हटकर जोन 2 का काम दिया गया था, जबकि जोन 2 में तैनात नवनीत शर्मा को जोन 4 और जोन 5 का काम दिया गया था। और हाल ही में अगर देखें तो बिना इंजीनियर के पूरा काम कराया गया और ठेकेदार को करीब 60 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया। इसके लिए आपने देखा कि हाल ही के कई अखबार पत्रों में भी इसका खुलासा किया गया था, जिसको लेकर इंद्रमणि त्रिपाठी काफी अपने तीखी तेवर दिखाते हुए 3 कंपनियों पर 25-25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं मेंटेनेंस देखने वाली मेसर्स सेंटर सिक्योरिटी गार्ड सर्विसेज पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
चारों कंपनियों की जमानत राशि जब्त करने का निर्देश दिया गया है और जो संबंधित ठेकेदार हैं, 1 माह में काम पूरा करने की चेतावनी दी गई है। 1 माह में काम पूरा न करने पर कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करने की भी बात कही गई है। अब देखने वाली बात ये होगी मनीष जी कि इस पर इंद्रमणि त्रिपाठी को जो तमाम अल्टीमेटम दिए गए, इस पर ठेकेदारों का रुख क्या होता है और 1 महीने का जो अल्टीमेटम दिया गया है उस पर ठेकेदार खरे उतरते हैं। अगर खरे नहीं उतरते हैं तो कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर दी जाएगी। जी मनीष जी। जी विभांशु, इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। बने रहिएगा अगली खबर पर। यूपी सीएम से जुड़े एक आपराधिक मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। सीएम योगी पर नहीं चलेगा हेड स्विच देने का मुकदमा। इलाहाबाद एससी के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने की लगाई मुहर। 2007 में भड़काऊ भाषण देने का लगाया था आरोप। एससी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को दी गई थी चुनौती। यूपी सरकार ने मुकदमे की इजाजत देने से किया था मना। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार के फैसले को ठहराया था सही। यूपी सीएम से जुड़े एक आपराधिक मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता विभांशु जुड़े। विभांशु, सीएम योगी पर नहीं चलेगा हेड स्विच देने का मुकदमा, क्या जानकारी है आपके पास? जी मनीष जी, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़े 2007 में कथित हेट स्पीच के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसले के खिलाफ सुरक्षित रखा है और साथ ही साथ जो दायर याचिका थी उस पर अपना आदेश को भी सुरक्षित रखा है। वहीं अगर बताएं तो उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष प्रस्तुत किए गए मामले में कुछ भी नहीं बचा है। और वहीं अगर देखें तो इनको लेकर ऐसा देखा गया है कि इसमें छेड़छाड़ की गई है, यह देखते हुए याचिका द्वारा जो याचिकाकर्ता थे उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे पर पहले ही उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया जा चुका है। वहीं अगर देखा जाए तो 15 साल पहले एक मरे हुए घोड़े की पिटाई नहीं कर सकते थे क्योंकि वह आदमी आज सीएम है, ये दलील देते हुए कहा गया है। और वहीं अगर देखें तो उच्च न्यायालय ने कहा है 2018 में कि इस मुकदमे को चलने की प्रक्रिया मंजूर से इनकार करने निर्णय लेने का प्रक्रिया कोई अगर त्रुटि नहीं मिली तो याचिकाकर्ता परवेज पे अन्य उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था। अब शीर्ष अदालत की तरफ से जो सूबे के मुख्यमंत्री है उनको राहत मिलते हुए नजर आ रही है। वहीं आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने इस पे अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि योगी आदित्यनाथ जी पर केस न चलाने वाली याचिका पर उन्होंने पूरी तरह से अपना योगी आदित्यनाथ पर समर्थन करते हुए लिखा है कि यह सत्य की जीत है और स्थापित हुआ कि पीड़ित की आवाज उठाना समाजवादी पार्टी पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी सरकार पर गुनाह था कि सुप्रीम कोर्ट को करारा तमाचा उस सोच पर भी है जो अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ मुकदमे में फंसाना चाहती है। तो उनका साफ तौर पर यह आरोप है कि समाजवादी पार्टी अपने देखा जाए तो सरकार पर गुनाह जितना बताते हुए, सरकार को गुनाहगार बताते हुए जो याचिका की थी, अब याचिका पर देखा जाए तो रोक लगाई गई है। तो उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी पर एक बड़ा तमाचा है। जी मनीष जी। विभांशु, आपको बता दें कि 2007 में जब गोरखपुर में दंगा हुआ था तो योगी आदित्यनाथ उस क्षेत्र के सांसद थे। आरोप लगा था कि उनके भड़काऊ भाषण स्पीच को सुनकर दंगा फसाद हुआ था। तो फिलहाल ये एक बड़ी राहत होगी। विभांशु, अगली खबर के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। लखनऊ में जाम की वजह से 12 चौराहों की बदलेगी डिजाइन। आज होगा प्रमुख चौराहे का सर्वे। तिरासी स्थानों पर बनेंगे स्टैंड, तय स्थान पर रुकेंगे टेम्पो। पार्किंग के लिए मासिक पास बनने के निर्देश। स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के तहत किया जाएगा बदलाव।
परिवहन विभाग, नगर निगम व ट्रैफिक पुलिस करेगी निरीक्षण। लखनऊ में जाम की वजह से 12 चौराहों की बदलेगी डिजाइन। लखनऊ से बड़ी खबर है ये। आज होगा प्रमुख चौराहों का सर्वे। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता विभांशु जुड़े। विभांशु, 83 स्थानों पर बनेंगे स्टैंड, तय स्थान पर भी रुकेंगे टेम्पो। ये एक बड़ी कार्ययोजना बनाई जा रही है। पार्किंग के लिए मासिक पास भी बनाने के निर्देश दिए गए हैं। क्या जानकारी है आपके पास इसको लेकर? जी मनीष जी, आपको बता दें कि स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत लखनऊ शहर में कई बदलाव किए गए हैं। अगर लखनऊ शहर की बात की जाए तो जाम एक बेहद बड़ी समस्या है। इससे निजात दिलाने को लेकर जो अवैध स्टैंड थे उस पर कार्रवाई करते हुए जो अवैध तरीके से स्टैंड चलाए जा रहे थे उसको पूरी तरह से खत्म किया गया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि 83 स्थानों को चिन्हित किया गया है जहां ऑटो स्टैंड और टेम्पो स्टैंड बनाए जाएंगे। इन सब जगहों से ये जो यातायात में सहयोगी टेम्पो और ऑटो है, ई रिक्शा है, और उनको संचालित किया जाएगा। वहीं आपको बताएं कि परिवहन विभाग और नगर निगम व ट्रैफिक पुलिस को निरीक्षण करने की जिम्मेदारी दी गई है कि अगर कोई अनैतिक करता है, गलत जगहों पर जो स्टैंड बनाता है तो उस पर कार्रवाई की जाए। वहीं आपको बताएं कि आज लखनऊ के अंदर में प्रमुख चौराहों पर सर्वे भी किया जा रहा है कि किन सब जगहों पर स्टैंड बनाए जाए। और लखनऊ के अंदर में 83 स्थानों पर स्टैंड बनाने की बात कही जा रही है। वहीं आपको बताएं कि इसको लेकर जो आपके अगर देखें तो तमाम अधिकारी हैं, साथ ही साथ एलडीए के कर्मचारी हैं, नगर निगम के कर्मचारी हैं, इन सभी की निगरानी में ये पूरी रूपरेखा तैयार की जा रही है। और इससे माना ये जा रहा है कि लखनऊ की जो जाम की समस्या है उससे निजात, अब जो 83 स्टैंड बनाए जा रहे हैं जो कि रजिस्टर्ड स्टैंड होंगे, उससे निजात मिल सकेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि स्मार्ट सिटी के तहत ये जो फॉर्मूला नगर निगम बिठा रहा है लखनऊ शहर के अंदर, ये कितना कामयाब होता है अब ये आने वाले समयों में पता चलेगा। जी विभांशु, बने रहिएगा आप हमारे साथ। राज्य विद्युत अभियंता संघ का चुनाव 12 सितंबर को होगा। लखनऊ से बड़ी खबर। सूचना की अधिसूचना की गई जारी। नामांकन की प्रक्रिया 28 अगस्त से होगी शुरू। 30 अगस्त को शाम 5 बजे तक किए जा सकेंगे नामांकन। नाम वापसी 2 से 4 सितंबर तक हो सकेगी। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष के 5 पदों पर चुनाव। सहायक सचिव के 5 पदों और लेखा परीक्षक के पदों पर होगा चुनाव। इस खबर पर हमारे साथ हमारे विभांशु जुड़ चुके। विभांशु, राज्य विद्युत अभियंता संघ का चुनाव 12 सितंबर को होगा। चुनाव की अधिसूचना भी जारी की गई है। क्या जानकारी है आपके पास? बिल्किस बानो केस पर आज होगी पसमंदा समाज की बैठक। ऑल इंडिया पसमंदा मुस्लिम महाज के अध्यक्ष करेंगे बैठक। आज लखनऊ प्रेस क्लब में 2 बजे होगी बैठक। बिल्किस बानो केस पर आज होगी पसमंदा समाज की बैठक। 3 दिवसीय दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पहुंचेंगे लखनऊ। हनुमान सेतु और कोतवालेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर करेंगे पूजा। अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम। 155 परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। 3 दिवसीय दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पहुंचेंगे लखनऊ। लखनऊ से बड़ी खबर है ये। हनुमान सेतु और कोतवालेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर करेंगे पूजा। दुष्कर्म व हत्या के मामले में 3 को सश्रम उम्र कैद। किशोरी से दुष्कर्म के बाद गला काटकर कर दी गई थी हत्या। श्रीवस्ती से बड़ी खबर है ये। एडीजे त्वरित न्यायालय अजय सिंह ने आरोपियों को सुनाई सजा। 3 आरोपियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना, अर्थदंड लगाया गया। अर्थदंड अदा करने न करने पर 2-2 वर्ष का अतिरिक्त
कारावास भुगतना पड़ेगा। 15 साल बाद आए फैसले पर पीड़ित परिवार ने जताया संतोष। 8 अप्रैल 2007 को सोनवा क्षेत्र में हुई थी वारदात। इस खबर पर हमारे साथ श्रावस्ती से नदीम जुड़े। नदीम, दुष्कर्म व हत्या के मामले में 3 को सजा हुई है। कुछ नदीम, इस पे क्या जानकारी है आपके पास? तो आपको बता दें, एडीजे त्वरित न्यायालय अजय सिंह ने कार्रवाई हुई है। इस पे 3 आरोपियों को 50-50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया जाएगा। इस पे अर्थदंड अदा न करने पर 2-2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। 15 साल बाद आए फैसले पर पीड़ित परिवार ने जताया संतोष। 8 अप्रैल 2007 को सोनवा क्षेत्र में हुई थी वारदात। श्रीवस्ती से बड़ी खबर। सरकारी स्कूल की कक्षा में सोते हुए शिक्षक का वीडियो हुआ वायरल। चंदौली से बड़ी खबर है ये। शिक्षा के मंदिर में शिक्षक की करतूत से लोग हैरान। जिम्मेदारियों का बोझ उठाने में असफल दिख रहे हैं कुछ शिक्षक। दानापुर ब्लॉक के मिर्जापुर गांव के परिषदीय स्कूल का मामला है ये। चंदौली से बड़ी खबर है। सरकारी स्कूल में कक्षा में सोते हुए शिक्षक का वीडियो वायरल हो गया है। शिक्षा के मंदिर में शिक्षक की यह करतूत लोगों को हैरान कर रही है। जिम्मेदारियों का बोझ उठाने में असफल दिख रहे हैं कुछ शिक्षक। दानापुर ब्लॉक के मिर्जापुर गांव के परिषदीय स्कूल का मामला है ये। इस खबर पर हमारे संवाददाता अजीत पाठक मौजूद है। अजीत, सरकारी स्कूल में कक्षा में सोते हुए शिक्षक का वीडियो वायरल हुआ है। शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारे संवाददाता से। जिम्मेदारियों का बोझ उठाने में असफल दिख रहे हैं कुछ शिक्षक। हमारे संवाददाता अजीत पाठक इस पे जुड़ गए हैं। अजीत, सरकारी स्कूल में कक्षा में सोते हुए शिक्षक का वीडियो वायरल हुआ है। बड़ी लापरवाही का मामला है ये, क्या कहेंगे आप इस पे? जी सर, आपको हम बता दें कि सोते हुए वीडियो वायरल हुआ है। दानापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मिर्जापुर गांव में सोते हुए शिक्षक का वीडियो वायरल है। वहीं अभी बात बता दें कि एबीएससी उस पर जांच पड़ताल करेंगे और जल्द से जल्द से कार्रवाई किया जाएगा। अजीत, इस शिक्षक पे कोई कार्रवाई हुई है अभी तक? सर, अभी कार्रवाई नहीं हुई। अभी एबीएससी से बात हुई है और जल्द से जल्द बोले कि इस पर जांच किया जाएगा और ऐसे चंदौली से अजीत, इस खबर पर जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। नशेबाजी से जुड़ा बड़ा मामला, कानपुर से बड़ी खबर। पैथोलॉजी संचालक पैथोलॉजी में बैठकर पीता है शराब। पैथोलॉजी संचालक का वीडियो सोशल मीडिया पे हुआ वायरल। नशे की हालत में करता था मरीजों की जांच। पंद्रह अगस्त ड्राई डे के दिन भी लैब में पी रहा था शराब। कल्याणपुर के बंबा रोड पर स्थित अध्या पैथोलॉजी का मामला है ये।